कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 14वां भाग शुरू करते हैं। बेला अपने ही मन के विचारों में उलझी रही और बस उसकी मंजिल तक पहुंच भी गई। कंडक्टर ने बेला को आकर के बताया कि आपका स्टॉप आ गया है। बेला भी तुरंत बस से उतरने लगी। तभी उस कंडक्टर ने बेला को रोकते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज मेरी पत्नी को वो खुशी और मेरे ऊपर वो एहसान किया है जिसे मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा और शायद ये अपनी पत्नी के लिए कभी खरीद भी नहीं पाता, क्योंकि ये सोना हम गरीबों की औकात से बहुत ऊपर है। बेला ने उसकी तरफ देख करके एक स्माइल की और वो वहां से आगे का सफर तय करने चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद बेला के कदम एक घर के सामने जा करके रुके और बेला ने जब नजर उठा करके देखा तो उस घर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल गए। पहले तो उस घर के अंदर प्रवेश करने की बेला की हिम्मत ही नहीं हुई, पर अब बेला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए बेला ने बहुत हिम्मत की और उस घर की डोर बेल बजाई। डोर बेल बजने के थोड़े देर बाद ही उस घर का दरवाजा खुला और बेला के सामने उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देख करके बेला से अब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत अपनी माँ के गले लग करके जोर जोर से रोने लगी। अपनी बेटी को ऐसे रोते देख करके बेला की माँ भी बहुत घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया उनकी बेटी के साथ कि उनकी बेटी बिना बताए घर आ गई और ऐसे रो रही है। बेला की माँ ने बेला को तुरंत ही संभाल कर घर के अंदर लाया और उसे पास रखे कुर्सी पे बैठा दिया और अपने घर की खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया। तभी बेला के पिताजी ने बेला की माँ से कहा कि हमारी बच्ची यहाँ पर रो रही है और तुम हो कि घर के खिड़की दरवाजों पर ध्यान दे रही हो। तब बेला की माँ ने कहा कि हमारी बच्ची अपने ससुराल से रोते हुए आई है, वजह कुछ भी हो सकती है और गलती भी किसी की भी हो सकती है, पर ये समाज वाले सिर्फ दोष एक औरत को ही देते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बच्ची पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। इसलिए मैंने अपने घर के दरवाजे और खिड़की इतनी जोर से बंद कर दिए कि अगर दूसरे के घर की दीवार भी कान लगा करके कुछ सुनना भी चाहे तो वो भी कुछ ना सुन पाए। बेला अभी भी सिसक सिसक करके रो रही थी। तभी बेला की माँ बेला के पास आई और उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा कि बेटी, मैं ये तो नहीं जानती कि बात क्या है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि रोने से किसी की समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए पहले तो अपने आप को संभाल और उसके बाद पूरी बात बता। हो सकता है तेरी इस मुसीबत में हम तेरे कुछ काम कर पाएं। तभी बेला की माँ की नज़र बेला के हाथ में लिए हुए कागज पर पड़ी। उन्होंने बेला के हाथ से तुरंत वो कागज लिया और जैसे ही पढ़ा वो समझ गई कि बेला के साथ क्या हुआ है। बेला ने जैसे ही देखा कि उसके और बादल के तलाक के कागज उसकी माँ ने देख लिए हैं, तब बेला ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने ठीक कहा था कि मुझे अपना हर कदम सोच समझ करके उठाना चाहिए, पर देखिए मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया। बेला की बात सुन करके बेला के पिताजी बहुत परेशान हो गए कि बेला ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है जिसका पता उनकी पत्नी को पहले से था। तब बेला के पिता ने बेला से कहा कि क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर ऐसा क्या किया है तुमने जिसकी तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी है बादल ने। तभी बेला की माँ ने गुस्से से कहा कि अपने पति का सौदा। तब बेला के पिताजी ने कहा कि क्या? तब बेला की माँ ने कहा कि जी हाँ, आपकी बेटी ने अपने माँ बनने के चक्कर में अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का फैसला लिया था। तब मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी और मुझे लगा भी था कि ये सिर्फ इसका बचपना है, आज नहीं तो कल ये अपनी जिद छोड़ ही देगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इस हद तक गिर जाएगी। तब बेला के पिता ने बेला की तरफ गुस्से से देख करके कहा कि बेला, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता तू।
तब बेला ने अपनी माँ के जाने से लेकर के यहाँ उसके आने से पहले तक की एक एक बात अपने पिता और माँ को बता दी, जिसे सुनने के बाद बेला की माँ ने बेला को एक थप्पड़ मार दिया। ये देख करके बेला के पिताजी ने बेला को बचाते हुए कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? एक तो तुम्हारी बेटी के साथ इतना गलत हुआ है और ऊपर से तुम उसे ही मार रही हो। कैसी माँ हो तुम? तब बेला की माँ ने कहा कि मैं कैसी भी माँ होंगी, पर इसके जैसी माँ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो अपने औलाद के लिए अपने बसे बसाए घर की आहुति दे दूं। अरे हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसके कर्मों का ही फल है। जैसे इसने बीज बोया है वैसा ही इसे फल भी मिला है। अरे इसको इतना समझाया था कि मत कर ऐसा, अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में तू अपने माँ होने के साथ साथ अपने पत्नी होने की खुशी को भी छीन लेगी। पर नहीं, इस लड़की के दिमाग में तो माँ बनने का पागलपन सवार हो गया था, और पागलपन भी ऐसा कि इसे आज के साइंस के चलते बच्चा नहीं चाहिए था, इसे तो बादल की दूसरी शादी से ही बच्चा चाहिए था। तो अब फिर क्यों ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? जो हुआ है इसकी ही वजह से हुआ है। अरे मैं पूछती हूँ कि आज की दुनिया को नहीं जानती है, कि आजकल की औरतों को नहीं जानती है, कि आजकल के पतियों को नहीं जानती। अरे पति वो चीज होता है जिसकी पत्नी अगर विश्व सुंदरी भी हो ना तो भी वो उससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। अरे पति तो वो चीज है जिसकी पत्नी अगर सर्वगुण संपन्न भी हो ना तो भी वो बाहर मुंह मारने से नहीं चूकता है। अरे पति तो वो चीज है जो शादी के 7 फेरों के बाद भी अपना एक वचन नहीं ईमानदारी से निभा पाता। कभी ना कभी ये एक औरत को जता ही देता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। तभी बेला के पिताजी ने कहा कि माना हमारी बेटी के पति ने ऐसा किया है तो तुम ऐसा बोल रही हो, पर मैं भी एक आदमी हूँ, पति हूँ, मैं अपने सामने ये सब नहीं सुन सकता। तब बेला की माँ ने कहा कि मैं आपकी बात मानती हूँ कि हर पति ऐसा हो ये जरूरी नहीं, पर हर कोई ऐसा पति हो ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ गोली मार करके ही किसी की जान ली जा सकती है। कभी कभी दिल में लगी बात भी एक इंसान से उसके जीने की वजह छीन लेती है। आजकल के बदलते जमाने के साथ आज के लोगों की सोच और नीयत भी बहुत बदल चुकी है। आजकल अपने माँ बाप भी बिना मतलब के अपनी औलाद को नहीं पूछते, तो फिर किसी पर भी क्या भरोसा किया जा सकता है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि हर एक मर्द मेरी सोच जैसा नहीं होता है, पर हर मर्द आपकी सोच जैसा भी नहीं होता है, और ये बात आपकी बेटी को भी समझनी चाहिए थी, पर नहीं, इसने तो अपने पति को राम समझ लिया और चल दी अपनी इच्छा पूरी करने। पर बाद में क्या हुआ? जिसे ये राम समझती रही वही तो रावण से भी गिरा हुआ निकला, क्योंकि रावण ने भी माँ सीता का हरण करने के बाद अपनी पत्नी को अपने महल से निकाला था, और इस बादल ने अपनी पत्नी को धक्के मार करके निकाल दिया। बेला अपनी माँ की बातें सुन करके और अपना दर्द सहन नहीं कर पाई और अपनी माँ के गले लग करके फूट फूट करके रोने लगी, और उसने कहा कि मैं जानती हूँ माँ, मैंने बहुत गलत किया है, और अब ये गलती इतनी बड़ी हो गई है कि इसे अब सुधारा भी नहीं जा सकता। पर मैंने जो कुछ भी किया है खुद को बांझ शब्द से आजाद करने के लिए किया है। आप नहीं समझ सकती माँ की बांझ शब्द से कैसे हर बार मेरे अंदर एक तेज चाकू की तरह मुझे काटता था। आप तो माँ बन गई, मेरी जैसी बुरी औलाद की ही सही, पर आपको बांझ शब्द के बोझ को नहीं ढोना पड़ा। लोगों के खुशी में मनहूस कह करके वहां से दुत्कारा नहीं गया। किसी अच्छे काम में जाते वक्त किसी ने आपको अशुभ या काला साया नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ ये सब हुआ है माँ। मुझे समाज तो क्या, मेरे अपने ससुराल वाले देख लेते थे तो मुझे मनहूस, अशुभ, काला साया और भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मुझे ताना मारते थे। जब किसी के घर में किसी औरत की गोद भराई होती थी तो वहां पर नाच गाना
का मनोरंजन नहीं किया जाता था, वहां पर मेरा मजाक बना करके मुझे ही मनोरंजन बना दिया जाता था। मैं माँ बनना चाहती थी। माँ इस बांझ शब्द को अपनी जिंदगी से दूर, बहुत दूर करना चाहती थी। और मुझे लगा था कि मेरे पति बादल भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो भले ही मुझसे कुछ ना कहते हों, पर उन्हें भी सबका मुझे यूं बांझ कहना अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन बादल ने तो पूरी जिंदगी बदल दी मेरी। बादल बदल गए और उन्होंने खुद मुझे ही बांझ बोलना शुरू कर दिया। तभी बेला की माँ ने बेला के आंसू पोंछते हुए बेला से कहा कि इसलिए तो कहते हैं इंसान को अपनी जिंदगी से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि उसके पास जो है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तेरी जिंदगी में सब था बेला, तेरा पति, पति का प्यार, और तू खुश थे। पर तुझे अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी तो जो था वो नहीं दिखा, बल्कि जो नहीं तू उसे एक के पीछे एक भाग रही थी, और इसलिए तूने वो सब भी खो दिया जो तेरे पास था। तुझे अपनी जिंदगी को और तुझे इस जिंदगी में जो भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद और एहसानमंद होना चाहिए। पर तूने तो भगवान के दिए हुए प्रसाद में भी कमी निकाल दी और अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से लिखने चल दी। इसलिए भगवान ने भी तुझे तेरे कर्मों को करने दिया और आज ये तलाक के कागज में तुझे तेरे कर्मों का हिसाब दे दिया, जिसमें तेरे साइन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बादल के साइन हैं, जिसके लिए तूने इतना सब कुछ किया है। देख, आज उसने ही अपने ही जिंदगी से धक्के मार करके तुझे निकाल दिया। इसलिए बेटा, भगवान की रचना पर कभी शक नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है उसी को उनका आशीर्वाद समझ करके खुश रहना चाहिए। क्योंकि भगवान जब हमें कोई चीज देता है और इस इंसान अपने मोह के बस उस चीज को सम्मान और उसका महत्व नहीं समझते, तो भगवान जिन हाथों से हमें वो चीज देता है वो हमसे छीन भी लेता है। और तेरे साथ भी यही हुआ है। इसलिए हमने बादल, बिजली या फिर किसी की भी कोई गलती नहीं मानी। तूने जैसा किया है वही तुझे मिला है, तो मेरे तेरे कर्मों का फल। बेला की माँ की बातें सुन करके अब बेला के पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बेला की माँ पर चीखते हुए कहा कि बस करो तुम अपने इन कर्मों के फल की बातें। अरे जब से सुन रहा हूँ तुम तब से हमारी बेटी को बस एक के बाद एक बोले जा रही हो, जो कि ये सब उसके कर्मों का फल है। अगर ये उसके कर्मों का फल है तो बाकियों के कर्म क्या कर्म नहीं है? उनके कर्मों का फल उन्हें कब मिलेगा? अरे बादल ने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया है, उसे मारा और उसे घर से भी निकाल दिया। क्या ये उसके कर्म नहीं है? मेरी बेटी ने अपनी माँ बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया था, तो बादल को तो इस फैसले से आपत्ति जतानी चाहिए थी। क्या उसके कर्म नहीं थे? उसे तो इस शादी के खिलाफ जा करके डॉक्टर की सहायता से बच्चा पैदा करना चाहिए था। क्या ये उसके कर्म नहीं थे? वो क्यों बेला की बात मान करके बिजली से शादी करने के लिए तैयार हो गया बिना अपनी मर्जी के? क्या ये उसके कर्म नहीं थे? वो क्यों बेला की बात मान करके बिजली से शादी करने के लिए तैयार हो गया बिना अपनी मर्जी के? क्या ये उसके कर्म नहीं थे? अरे वो लड़की जो ये जानते हुए कि उसके हाथ से एक हंसता खेलता परिवार टूट सकता है, उसने क्यों शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या ये उस बिजली के कर्म नहीं थे? अरे इसकी सास वो अनुराधा जी जो अपने सगे बेटे को घर उसके कान भर करके तोड़ दिया, क्या ये उनके कर्म नहीं है? और वो इसके ससुर जी अपने पत्नी और बेटे को अन्याय करते हुए चुपचाप बस कुर्सी पे बैठा करके रेडियो सुनते रहे, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ये क्या उनके कर्म नहीं है? और वो इसकी देवरानी ज्योति जो खुद दूसरे के घर की बेटी हो करके हर वक्त मेरी बच्ची को बोझ होने का ताना मारती रहती है, इसे सताती रहती है, क्या ये उसके कर्म नहीं है? जब इन लोगों के कर्मों का हिसाब भगवान नहीं कर सका
तो उसे मेरे बच्ची के हिसाब करने की क्या जरूरत है। जब ये लोग गलत हो करके भी खुशी और चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरी बच्ची तो सिर्फ माँ बनना चाहती थी, एक औलाद का सुख पाना चाहती थी, तो क्यों फिर तुम्हारे भगवान को सिर्फ इसके ही कर्म दिखे, उनके नहीं जो इसे बार बार मनहूस और बांझ कहते रहे। अगर ये तुम्हारे भगवान का इंसाफ है तो फिर तुम्हारा भगवान अपने ही बनाए लोगों के साथ भेदभाव करता है क्यों? गलत को सही और सही को गलत होने का इनाम देता है। इतना कहते कहते बेला के पिताजी की आंखों से आंसू गिरने लगे और ये देख करके बेला को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिस तरह एक पिता के लिए अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखना जितना कष्टदायी है, उसी तरह एक बेटी के लिए अपनी वजह से अपने पिता की आंखों में आंसू देखना उससे कहीं ज्यादा दुखदाई है। बेला अपने पिता को अपनी आंखों के सामने अपने लिए इतना दुखी देख करके उनके पास गई और उनसे कहा कि पापा, आप माँ से कुछ मत कहिए, वो सही कह रही हैं, ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है, मेरी ही सारी गलती है। मैं संतान के मोह में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति, अपना ससुराल, अपने हर रिश्ते और अपनी सालों की गृहस्थी को बिना सोचे समझे एक दूसरी औरत के झोली में डाल दिया। बचपन से ये पढ़ा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। पर इसका मतलब अब समझ में आया कि इंसान को कोई भी कदम, कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ करके उठाना चाहिए, क्योंकि आपका वर्तमान में लिया एक फैसला आपका पूरा भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और इस फैसले को लेने से पहले आपको बहुत सोचना, समझना और विचार करना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत घातक भी हो सकता है और फिर आप समाज में मजाक का पात्र भी बन सकते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं माँ बनना चाहती थी, मैं बांझ बहू सुन सुन करके थक गई थी और मेरे अंदर संतान का मोह ऐसे जगा कि मैं बिना कुछ सोचे समझे बस उस मोह के पीछे पीछे चल पड़ी और उसने जो जो मुझसे करवाया और मैं करती चली गई। और आज जब मुझे मेरे मोह का फल मिलना चाहिए था, तब मुझे मेरे मोह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे अपने। अब मेरे पास मेरा अपना कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जिस संतान के मोह में मैंने ये सब कुछ किया, ना तो वो अब संतान मेरी रही और ना ही अब उसका मोह भी। मेरे मोह ने मुझसे सब छीन लिया। और ये बात मुझे माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर मोह में अंधी एक इंसान कहाँ किसी की सुनती है। और जब उसको ठोकर मिलता है तब वो उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। और अब पापा, मुझे समझ में आ गया है कि बादल मेरे कभी थे ही नहीं और आज इसलिए उन्होंने अपनी जरूरत के साथ अपनी पत्नी बदल ली है और इसमें गलती उनकी नहीं है। वो इस रास्ते पर चलना भी नहीं चाहते थे, पर मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में धकेल दिया। तो अब किसी से कैसी शिकायत और कैसा शिकवा, सारा कसूर मेरा है और अब मुझे अकेले को ही झेलना है। कर्म मेरे थे तो फल भी तो मेरा ही होगा। बेला की बात सुन करके बेला के पिता गुस्से से उठे और कहा कि मुझे नहीं पता किसके कर्म अच्छे हैं और किसके बुरे कर्म हैं। मैं एक बाप हूँ और मेरे हिसाब से मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और ये गलत उसके पति ने किया है, उसके ससुराल वालों ने किया है। बेला बेटी, देखना तू मैं कैसे इन लोगों की ईंट से ईंट बजा करके रख दूंगा। ना ये लोग चैन से जी सकेंगे और ना ही ये चैन से मर सकेंगे। तब होगा सही इंसाफ और तब मिलेगा इनको इनके कर्मों का फल। तभी बेला की माँ ने अपने पति से कहा कि उसके बाद आपकी और आपकी बेटी को फिर से अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। क्या आप अपनी बेटी को एक बार फिर से इन कर्मों के फलों में उलझाना चाहते हैं? अरे आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा करके भी क्या कर लेंगे, जबकि आपकी बेटी ने अपने पति की शादी बिना तलाक दिए ही करवाई है। ये बात जब पुलिस को पता चलेगी तो हमारी बेटी को ही वो इस जुर्म में गिरफ्तार कर लेगी और तब आप क्या करेंगे? बेला के पापा
मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर अपने दर्द में इंसान को इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। वो दूसरों को सजा देते देते खुद अपनों को भी उसका हिस्सेदार बना दे। और बात रही कि भगवान को सिर्फ हमारी बेटी के ही कर्म क्यों दिखे और उनके नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान कभी भी अपनी बनाई हुई दुनिया में कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते हैं। हमारी बेला के कर्म बुरे थे पर उसकी नीयत साफ थी, इसलिए उसे भगवान बहुत जल्द ही सही मार्ग में ले आए और उसे बहुत छोटी सजा दी है। और उसके पापों का घड़ा बहुत छोटा था, इसलिए वो बहुत जल्दी भर गया और भगवान को उसके पाप दिख गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को बादल और इसके परिवार वालों के अन्याय नहीं दिख रहे हैं। वो महापापी हैं और उनके पाप का घड़ा भी बहुत बड़ा है, इसलिए भगवान उनके इस घड़े के भरने का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन उनका ये घड़ा भर गया, उस दिन भगवान उनके पापों के अनुसार उन्हें दंड में उतना ही बढ़ा देंगे। हमें तो बस अपनी बेटी को समझना चाहिए और उसे हिम्मत देनी चाहिए। उसे उसकी जिंदगी को एक बार फिर से जीने की उम्मीद देनी चाहिए। बाकी भगवान खुद ही सब देख रहे हैं। वो एक एक करके सबको उनके कर्मों का फल देगा, चाहे फिर वो बादल हो, उसकी माँ अनुराधा जी हो, या फिर उनके पति हो, या फिर ज्योति हो, या फिर वो बिजली ही क्यों ना हो। बिजली का नाम सुन करके बेला ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि माँ, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में जरूर मैंने भी उसको ही अपने दुख का कारण समझा था, पर वो बेचारी तो मेरे साये की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती थी और कभी कोई भी मुझे कुछ भी बोले तो वो तुरंत उसे जवाब दे देती थी। यहाँ तक कि उसने मेरे लिए बादल से भी लड़ाई कर ली थी। तभी बेला की माँ ने बेला से कहा कि मैं जानती हूँ बेटी की बिजली बहुत अच्छी लड़की है, अभी तू इतने दिनों तक उस घर में रह पाई और उस बेचारी की भी कोई ना कोई मजबूरी ही रही होगी, तभी उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया होगा। पर बेला बेटा, गलत तो गलत ही होता है, फिर वो ना मजबूरी देखता है और ना ही इंसान देखता है। बिजली लाख अच्छी होगी, पर उसने तेरे इस गलत फैसले में तेरा विरोध ना करके तेरा साथ दिया है, इसलिए वो भी इस गुनाह के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि तू है। और जब भगवान ने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया तो उसे भी उसके कर्मों का हिसाब तो देना ही होगा। उसने तेरे कहने पर बादल से शादी जो भी सोच के की होगी, पर एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच में किसी तीसरे की कभी कोई जगह नहीं होती। और जब भी कोई पति पत्नी के बीच आता है तो उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और बिजली ने भी ना समझी में ही सही, पर तेरी बात मान करके बादल से शादी कर ली और अनजान में ही तेरे घर तोड़ने का महापाप कर दिया। तो तू बता बेटा, उसके कर्म कैसे उसका पीछा छोड़ेंगे? आज नहीं तो कल उसे भी अपने करनी को भोगना ही होगा। हमें तो बस भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उसे कोई भी ऐसी सजा ना दे जो उसके साथ साथ उसके आने वाली संतान या औलाद को भी झेलना पड़े। बेला अपनी माँ की बातें सुन करके सोच में पड़ गई और उनके गले जा करके लग गई। अब बेला के पिताजी का गुस्सा भी शांत हो चुका था और वो अब बेला के सिर पर हाथ रख करके अपने कमरे में चले गए। बेला की माँ ने बेला को उसके कमरे तक छोड़ा और उसे आराम करने के लिए कहा। बेला जैसे ही अपने कमरे में गई तो उसे शादी से पहले वाली सारी यादें याद आने लगी और वो अपने कमरे की एक एक चीज को देख करके इस्माइल करने लगी। बेला के कमरे की हर एक चीज को आज भी उसकी माँ ने संभाल करके रखा हुआ था, जैसे बेला शादी के बाद उसे छोड़ करके गई थी। बेला ये देख करके बहुत खुश थी कि इस मतलब की दुनिया में भगवान ने एक रिश्ता तो ऐसा बनाया है जिसमें सिर्फ सच्चा प्यार होता है और वो रिश्ता माँ बाप का होता है। बहुत लोग इस रिश्ते को वक्त रहते कभी समझ नहीं पाते और जब वो हर रिश्तों से हार जाते हैं या थक जाते हैं तब उन्हें इस रिश्ते की और अपने माँ बाप की कदर होती है।
आज जब बादल ने बेला को धक्का मार करके अपने घर से निकाला था, तब बेला के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, अब उसका जरूरत किसी को नहीं है। अब उसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई दुख नहीं होने वाला है। पर एक बार वो मरने से पहले अपनी माँ अपने पापा को देखना चाहती थी, इसलिए वो मरने से पहले अपने घर आ गई थी। और घर आते ही उसे अपनी कीमत का एहसास हुआ और ये पता चला कि जिसके जाने के बाद जिनको उसकी मौत से सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और सबसे ज्यादा दुख होने वाला है। अब बेला भी अपना दुख अपने माँ बाप के साथ बांट करके थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी और वो अपने कमरे में जा करके थोड़ा आराम करने लगी थी। तभी कुछ देर बाद में बेला की माँ गर्मा गर्म दाल चावल और घी ले करके बेला के कमरे में आई तो बेला एकदम से बिस्तर से उठ करके खड़ी हो गई। बेला शायद अभी भी बादल की हरकत के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए वो अपनी माँ की आहट से डर गई थी। तभी बेला की माँ ने बेला से कहा कि ये तेरा घर है और तुझे तेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए तू डर मत, बल्कि तेरे हाथ में गरम गरम ये दाल चावल घी है, खा। ये सुन करके बेला भाग करके अपनी माँ के गले से लग गई और फिर बेला की माँ ने अपने हाथों से बेला को खाना खिलाना शुरू किया। बेला की माँ उसे खाना खिलाते खिलाते उसके बचपन की बातें करने लगी, जिससे बेला के दिमाग में अब बादल का भी ख्याल धीरे धीरे निकल रहा था और वो भी अब अपनी माँ की बातों को जवाब दे रही थी। उसकी माँ उसके बचपन की बातें याद दिला करके उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। पहली और दूसरी बार तो बेला नहीं हंसी, पर तीसरी बार बेला अपनी हंसी रोक नहीं पाई और वो खुल करके हंसने लगी और अपनी बेटी को दोबारा से ऐसे हंसता देख करके दरवाजे के पीछे खड़े बेला के पिता की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर बिजली अब दिन भर से कमरे में बंद थी और उसकी सास अनुराधा जी अपना असली रूप अब बिजली को दिखाना शुरू कर दिया था और ज्योति ने उनका साथ देना। पर बिजली भी हार नहीं मानने वाली थी। वो जानती थी कि बादल और उसका परिवार इस बच्चे के लिए कितना पागल है, इसलिए बिजली ने भी बेला के जाने के बाद अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। अब पानी भी अनुराधा जी के सिर के ऊपर जा चुका था। जो अनुराधा जी ने बिजली को धमकाते हुए बेला को, ए लड़की, सीधे तरीके से मेरी बात मान और चुपचाप ये खाना खा ले, वरना तेरी तो आज खैर नहीं। बिजली भी अनुराधा जी की धमकी से कहाँ डरने वाली थी। उसने भी अनुराधा जी को पलट करके जवाब देते हुए कहा कि आने दो बादल जी को, मैं उन्हें तुम दोनों का सारा सच बता दूंगी और वो जब मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तब आप दोनों की खैर नहीं बचेगी। ये सुन करके अनुराधा जी और ज्योति बहुत जोर जोर से हंसने लगी और तभी ज्योति ने बिजली से कहा कि यही तो प्रॉब्लम है तुम सीधी साधी लड़कियों की, हमेशा सच के लिए लड़ने चल देती हो, कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। इसलिए तो हम जैसे चालाक लोग तुम्हें बेवकूफ सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि बनाते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम ये बात नहीं जानते हैं कि तुम जेठ जी के आते ही कैसे हम दोनों की चुगली करोगी उनसे, कैसे तुम अपना दर्द और तकलीफ बताओगी उन्हें, कैसे तुम अपने साइड करने की पूरी जान लगा करके कोशिश करोगी और तुम्हारे चेहरे पर जो हमने मार मार करके मेकअप कर दिया है ये सबूत के तौर पर तुम उन्हें दिखाओगे। अरे हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सब पहले भी बेला दीदी के साथ बहुत किया है, इसलिए तुम हमें नहीं जानती पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए तुम्हारे जेठ जी तक पहुंचने से पहले ही हम उन तक पहुंच जाएंगे और फिर जैसे कहानी हम उन्हें सुनाएंगे वह कहानी उनके लिए सच होगी। उसके बाद तुम कुछ भी कहो कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिजली ने गुस्से से कहा कि और बादल जी तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करेंगे। तब ज्योति ने कहा कि मैंने कब कहा कि वो मेरी बात का भरोसा करेंगे, पर वो अपनी माँ की बात का तो जरूर भरोसा करेंगे ना। वो माँ जिन्होंने उनको जन्म दिया है, उन्हें पाला पोसा है और जो उनकी खुशी के लिए हर दुख भी सह सकती हैं, उस माँ की बात का भरोसा तो वो करेंगे ही, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब वो सही हो या गलत इससे क्या फर्क पड़ता है। तब बिजली ने कहा कि फर्क पड़ता है हर उस औलाद को जो अपनी माँ को देवी मान करके उनकी आज्ञा का पालन करती हैं।
उनके प्रेम को पवित्र मानती हैं, जिनके लिए माँ के चरणों में बड़ा स्वर्ग भी नहीं है। उन सभी को बहुत फर्क पड़ता है। अरे माँ तो ममता की मूरत होती है, पर आप जैसी माँ, जो माँ शब्द पर ही कलंक है। इनके आगे बिजली कुछ बोल पाती कि तभी बादल के घर में प्रवेश होने की आवाज आने लगी, और तभी अनुराधा जी और ज्योति ने बिजली को उसी कमरे में छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके बादल के पास चली गई। बादल के घर आते ही अपनी माँ से बिजली के बारे में पूछा तो अनुराधा जी ने कहा कि क्या कहूँ बेटा, ये मनहूस बेला तो इस घर से चली गई, पर जाते जाते अपना काला साया बिजली के सिर पर छोड़ गई। बादल ने हैरान होकर के कहा कि आपका मतलब क्या है माँ? तब ज्योति ने आगे बात को संभालते हुए कहा कि अब क्या कहूँ जेठ जी, आप तो बिजली को पहले दिन से देख रहे हैं कि वो बेला दीदी के लिए कैसे पागल हो रही थी, या फिर ऐसा कहूँ कि बेला दीदी ने पता नहीं कैसा जादू कर दिया था बिजली के ऊपर कि उसे बेला दीदी की कभी कोई गलती दिखती ही नहीं है। बस अगर हम बिजली को समझाने जाते हैं तो हम ही बुरे हो जाते हैं, और आप तो उसके पति हैं। पर बिजली ने तो बेला दीदी के आगे आपकी भी इज्जत नहीं की, और हर बार आपको भी भला बुरा सुनाने में पीछे नहीं रही हो। इसलिए जब अपने बेला दीदी को तलाक देने की बात कही और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो बिजली ने इसका सारा इल्जाम माँ पर ही लगा दिया और कहा कि उन्होंने ही आपको ऐसा करने के लिए कहा है। बेचारी माँ जो बार बार बिजली को समझाती रही कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस बेला की सच्चाई थी जो सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी। पर फिर बेला का सच जान करके कोई भी उस पर कैसे यकीन कर सकता है। पर बिजली तो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, ऊपर से बार बार खुद घर छोड़ करके जाने की बात कर रही थी, और ये भी कह रही थी कि ये सब कुछ उसके होने वाले बच्चे की वजह से हुआ है। तो ओ इतना कह करके ज्योति चुप हो गई। तभी गुस्से से बादल ने कहा कि तो ओ क्या ज्योति? तब ज्योति ने रोते हुए कहा है, तो बिजली ने अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, और जब माँ जी ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो माँ जी उसे रोकने के लिए गई, तो बिजली ने माँ जी को धक्का दे दिया और खुद भी जमीन पर गिर गई। माँ जी के सिर पर चोट आने के बाद भी माँ जी ने बिजली को ही बचाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पर बिजली के सिर से अभी भी उस बेला का भूत नहीं उतरा, और वो कह रही है कि तभी बादल ने कहा कि ज्योति खुल करके कहो कि बिजली क्या कह रही है। तब ज्योति ने कहा कि बिजली कह रही है कि वो आपके माँ जी के खिलाफ कान भरेगी और आपको इस घर से दूर ले जाएगी। तभी बादल की नजर अपनी माँ के सिर पर गई, तो वहां पर सचमुच की एक चोट थी जहां से खून भी बह रहा था। ये देख करके बादल ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप आराम करिए, इस बिजली के भूत को तो मैं अभी उतार करके रहता हूँ। ऐसा कह करके बादल से जैसे ही कमरे में गया, और बिजली ने जैसे ही बादल को देखा, उसने बादल से कहा कि आपको पता है आपकी माँ ने आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। बिजली की बात सुनते ही बादल को ज्योति की बात पर यकीन हो गया, और फिर बादल ने कमरे को अंदर से बंद किया, और फिर सिर्फ बिजली के चीखने की ही आवाज सुनाई दी। और बिजली के चीखने की आवाज सुन करके ज्योति और अनुराधा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी अनुराधा जी ने कहा कि अरे वाह ज्योति, आज पहली बार तेरे मेकअप ने कमाल कर दिया। अरे ये टिंट भी क्या चीज है, जिसे लगाते ही पता नहीं चलता कि ये लिपस्टिक है या फिर खून। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं बादल इसे टच करके ना देख ले। पर तेरी एक्टिंग ने तो कमाल कर दिया ज्योति। तभी ज्योति ने बड़े घमंड के साथ कहा कि आखिर मैं चीज ही ऐसी हूँ। तभी अनुराधा जी ने कहा कि आखिर बहू किसकी है, और दोनों अपने मुंह में हाथ रख करके हंसने लगी। अब तो बादल के घर का रोज का ही यही हाल हो गया था। रोज किसी न किसी बहाने से अनुराधा जी और ज्योति बादल को बिजली के खिलाफ करने का षड्यंत्र, और बादल के अंधे विश्वास की वजह से वो उनकी बातों पर आ भी जाता और फिर अपना सारा गुस्सा बिजली के ऊपर निकालने लगता। अब बिजली पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। पहले बेला तो थी,
वो बिजली के साथ उसकी परछाई बन करके रहती थी। अब तो बादल ने उसे भी निकाल दिया था और खुद भी अपनी माँ की बातों में आ चुका था। बादल के घर का इतिहास खुद को एक एक बार दोहराता रहा। बस इस बार नायिका बेला की जगह बिजली थी। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अब बिजली के 8वां महीना भी शुरू हो गया था। बिजली अब पहले से भी ज्यादा कमजोर और बीमार हो गई थी। वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पर बादल को अपने बच्चे के मोह के आगे और कुछ भी नहीं दिखता था। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि बादल अब अगर कुछ भी खाने पीने की चीज बिजली के लिए लाता और बिजली उसे तुरंत खाने से मना कर देती तो बादल बिजली के साथ हाथापाई पर उतर आता। अब बिजली को भी बिल्लू से मिले बहुत वक्त हो चुका था और बिजली जिस मानसिक तनाव से गुजर रही थी उसमें उसे किसी अपने से मिलने की बहुत जरूरत थी। लेकिन बादल दिनों दिन और भी ज्यादा कठोर होता जा रहा था। वो बिजली को बिल्लू से मिलवाने बाहर तो क्या, बिजली को उसके चेकअप के लिए भी डॉक्टर के पास ले करके नहीं जाता था। वो खुद डॉक्टर को ले करके घर आता था और तब जा करके डॉक्टर बिजली का इलाज करती थी। बिजली की हालत देख करके डॉक्टर भी समझ गई थी कि बिजली मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इस बारे में उसने बिजली से भी बात की थी। पर बिजली जानती थी कि अगर उसने कुछ भी डॉक्टर से कहा तो बादल और उसका परिवार मेरे भाई बिल्लू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक बार जब बिजली ने बिल्लू से मिलने की जिद में बादल को बिना बताए घर के बाहर निकलने की कोशिश की थी तो बादल ने बिजली को बहुत मारा था और साथ ही उसे ये धमकी भी दी थी कि अगर बिजली ने उसकी बात नहीं मानी तो वो बिल्लू को हमेशा हमेशा के लिए बिजली से दूर कर देगा। बादल के ऊपर अब संतान का मोह ऐसा चढ़ चुका था कि अब उसे अपने बच्चे को लेकर के इतना ज्यादा लगाव के साथ डर पैदा हो गया था कि वो किसी भी हालत में इस बच्चे को खोना नहीं चाहता था। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी बादल ने एक भी दिन बेला के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, वो यहाँ जाने के बाद जिंदा भी है या नहीं। बेला का फोन बादल के घर में ही छूट गया था, इसलिए बादल ने उस फोन को तोड़ करके फेंक दिया था कि बेला गलती से भी कभी कॉल ना कर सके और ना ही किसी बहाने से इस घर की तरफ लौट करके आए। बादल ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो लाख कोशिश कर ले बेला को बिजली से दूर रखने की, पर बेला फिर भी बिजली से बात करने की और उससे मिलने की कोशिश करती रही और ये बिजली भी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो एक बार बेला से अपनी हालत के बारे में उसे बता सके जिससे बेला उसकी मदद के लिए यहाँ आ सके। इसलिए बादल ने बेला के जाने के तुरंत बाद ही बिजली से उसका फोन छीन लिया था और अपने घर में भी सबको ये बता दिया था कि कोई भी बिजली के सामने अपना फोन नहीं रखेगा और ना ही उसे बात करने का कोई भी मौका देगा। बिजली तो जैसे बस बादल के घर के कोनों में ही कैद हो करके रह गई थी। ना तो वो बाहर किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकती थी और ना ही खुद मदद लेने के लिए बाहर जा सकती थी। और बिजली की ये हालत देख करके अनुराधा जी और ज्योति जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर अभी भी उस घर में एक इंसान ऐसा था जिसे बिजली की ये हालत देख करके बहुत दुख हो रहा था और बड़ी हिम्मत करने के बाद उसने आखिर बिजली के लिए आवाज उठाने की हिम्मत कर ही ली थी। और वो इंसान था बादल के पिताजी। दरअसल बादल के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में छोटी पोस्ट में काम करते थे, इसलिए उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश और पढ़ाई करवाई थी और रिटायर होने के बाद उनके पास अब पैसे भी नहीं थे कि वो घर का खर्चा चला सके और जो जमा की हुई पूंजी थी वो उन्होंने दोनों बेटों की शादी में लगा दी थी। इसलिए अब वो घर पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से अब उनकी इज्जत भी घर में ना के बराबर थी। जब तक वो कमाते थे तो उनकी हर कोई सुनता था, फिर चाहे वो अनुराधा जी हो या फिर उनका बड़ा बेटा बादल हो।
पर जब बादल की जॉब लगी और उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा थी तो बादल ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इसकी वजह से अब अनुराधा जी ने अब अपने पति की सुनना बंद कर दी और अपनी मनमानी करने लगी। अब बेटे के पैसे से उनका रुतबा बना रहा, इसलिए उन्होंने बादल को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि हर माँ की तरह उन्हें भी ये चिंता थी कि शादी के बाद कहीं बेटा बीबी की ना सुनने लगे और फिर अनुराधा जी की भी इज्जत दो कौड़ी की हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत पहले से बादल का झुकाव अपनी तरफ कर लिया था। अब छोटा बेटा तो इतना कमाता नहीं था, इसलिए अनुराधा जी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बादल के पिताजी रिटायर हुए तो अब उसकी पत्नी ने उन्हें दो कौड़ी का समझ लिया और धीरे धीरे उन्हें दबाना शुरू कर दिया। शुरू में जब बादल के पिताजी ने अपनी पत्नी की इस हरकत का विरोध किया तो अनुराधा जी हर बार की तरह अपने आंसू दिखा करके अपने बेटे बादल को अपनी तरफ कर लेती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बादल ने हर बार अपने पिता को ही चुप करा दिया और धीरे धीरे बादल के पिताजी ये समझ गए कि अब इस घर में उनकी औकात उनके पैसों के साथ खत्म हो चुकी है। इसलिए वो अब घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए चुप ही रहने लगे। पर जब बेला बहू बन करके आई और उसने अपने ससुर को अपने पिता की तरह इज्जत और प्यार दिया तो बादल के पिताजी को बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से वो बेला को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानने लगे। और इसलिए जब भी कभी अनुराधा जी बेला के साथ कुछ गलत करती तो बादल के पिताजी उनकी बात का विरोध करके बेला का साथ देते। पर अनुराधा जी की वही हर बार की चाल अपने आंसू और खुद को बेचारा बना करके बादल की सिंपैथी हासिल कर लेती। अनुराधा जी ने यही कोशिश अपने छोटे बेटे के साथ भी की, पर उसे अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाई, क्योंकि उनका छोटा बेटा बचपन से ही अपनी माँ की करतूतों को देखता आ रहा था और इसलिए उसने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से ही की थी, ना कि अपनी माँ के लाए रिश्ते की लड़की के साथ। लेकिन अब अनुराधा जी का अत्याचार बिजली के ऊपर बढ़ता जा रहा था और बिजली अब माँ बनने वाली थी। इसलिए अब बादल के पिताजी ने ये निर्णय लिया कि वो अब बिजली को और अधिक कष्ट नहीं सहने देंगे, क्योंकि ये गर्भवती औरत के लिए अगर उन्होंने आज आवाज नहीं उठाई तो उनके इस पाप के लिए भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज उन्होंने ठान लिया था कि बादल के ऑफिस से घर आते ही वो उससे बिजली के बारे में बात करेंगे। बिजली मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से अब आए दिन बीमार भी रहने लगी थी और उसे बुखार भी रहता था। पर अनुराधा जी और ज्योति ने बादल के सामने बिजली को इतना बुरा बना दिया था कि वो अपनी जिम्मेदारी भी अब बिजली के प्रति अच्छे से नहीं निभा रहा था और सब कुछ अपनी माँ और ज्योति को सौंप रखा था। बिजली ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कमजोरी की वजह से उसे बहुत चक्कर भी आ रहे थे, पर ना तो अनुराधा जी ही उसके पास थी और ना ही ज्योति ही। शाम हो गई थी पर अभी तक बादल घर लौट करके नहीं आया था। बिजली की बिगड़ती तबीयत को देख करके अब बादल के पिताजी की चिंता भी बढ़ रही थी और अब उनके लिए बादल के इंतजार का एक एक पल बहुत भारी पड़ रहा था। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब बादल घर नहीं आया और इस बीच बिजली बेहोश हो गई तो अब बादल के पिताजी से और सब्र नहीं हुआ और उन्होंने बिजली को अपनी गोद में उठाया और उसे बाहर ले जाने लगे। अपने पति को ऐसा करते देख करके अनुराधा जी ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की, पर बादल के पिताजी आज किसी की भी नहीं सुनने वाले थे। वो एक कदम भी नहीं अपनी पत्नी की बात सुने और बाहर खड़े ऑटो में बिजली को बिठा करके अस्पताल के लिए निकल गए। इधर अनुराधा जी अपने पति को रुकने के लिए जोर जोर से चिल्लाती रही। अपनी सास को ऐसे चिल्लाते सुन करके ज्योति तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपनी सास से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तब अनुराधा जी ने ज्योति को अपने पति की इस करतूत के बारे में बताया, जिसे सुन करके ज्योति ने तुरंत बादल को कॉल किया और सारी बात बता दी। अब घर पर अनुराधा जी और ज्योति बादल के घर लौट आने का इंतजार करने लगे, पर आधा घंटा बीत जाने के बाद भी जब बादल घर नहीं आया
तब अनुराधा जी ने ज्योति से कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति, बिजली की ऐसी हालत देख करके बादल के मन में उसके लिए हमदर्दी और हमारे लिए नफरत पैदा हो जाए और हमारे खिलाफ भड़काने के लिए तो तेरे ससुर ही काफी हैं। क्या पता क्या क्या बादल से बता दिया हो उन्होंने, क्योंकि अब तक तो बादल को घर आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं उसे इतनी देर क्यों हो गई। तब ज्योति ने कहा कि आप सोचती बहुत हैं माँ जी। अरे ससुर जी तो क्या, खुद बिजली भी अगर जेठ जी से हमारे बारे में बोलेगी तो वो भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जेठ जी के मन में इतना जहर घोल दिया है कि कोई उनके पास जाएगा भी तो खुद जेठ जी के जहर में ही मर जाएगा। आप चिंता मत करिए, जेठ जी अभी आते ही होंगे। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ससुर जी डॉक्टर से हमारी करतूतों के बारे में बता दिया तो कहीं वो डॉक्टर हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट ना कर दे। तभी घबराती हुई अनुराधा जी ने ज्योति से कहा कि अरे ज्योति, शुभ शुभ बोल। एक तो वैसे ही मेरे मन में उल्टे ख्याल आ रहे हैं, ऊपर से तू ऐसी बातें करके लगता है मुझे अटैक दिलवा देगी। ज्योति ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, दोनों एक काम करते हैं कि हम एक बार और जेठ जी को कॉल करके देख लेते हैं। ज्योति ने जैसे ही बादल को कॉल किया तो बादल ने फोन की घंटी की आवाज घर के बाहर से आने लगी। ये सुन करके अनुराधा जी और ज्योति जी भाग करके घर के बाहर गई तो उन्होंने देखा कि बादल अपने पिता और बिजली के साथ घर में प्रवेश कर रहा था। बिजली अभी भी बेहोश थी और बादल उसे गोद में उठाया हुआ था। बादल ने घर के अंदर आते ही बिजली को सोफे पे लिटा दिया। बिजली की हालत देख करके अनुराधा जी और ज्योति जी ने अपना नाटक शुरू कर दिया। अनुराधा जी तो बिजली से ऐसे लिपट लिपट करके रो रही थी कि मानो जैसे बिजली बेहोश नहीं बल्कि मर गई हो। तभी ज्योति ने कहा कि मत रोइए माँ जी, आखिर ये सब तो होना ही था। बिजली हमेशा ही अपनी मनमानी करती है और हर बार जेठ जी की बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। पता नहीं बिजली को ये बात कब समझ में आएगी कि अब बेला उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और जेठ जी ही अब उसकी पूरी जिंदगी है और ये बच्चा जेठ जी की पूरी जिंदगी है। आज सुबह भी जब इसे खाना और दवाई देने गई थी तो भी इसने मुझसे उस वक्त यही कहा था कि वो अपनी जिद के आगे जेठ जी को उनके घुटनों में ला करके ही रहेगी। मुझे लगा बिजली बेला के जाने से जेठ जी से नाराज है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है, लेकिन ये तो जेठ जी से बदला लेने पर उतारू हो गई है। ज्योति और अपनी पत्नी की ये नौटंकी अब और बादल के पिताजी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तभी उन्होंने ज्योति और अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि तुम दोनों के अंदर कोई शर्म बची है या नहीं, भगवान का डर है या नहीं। अरे माना कि बादल तुम दोनों की ये चालबाजी नहीं देख पाता, पर मैं तो इसी घर में 24 घंटे रह करके तुम दोनों की हर एक गंदी हरकत देखता हूँ, तो कम से कम मेरे सामने तो इतना मत गिरो कि मुझे तुम दोनों से मेरे रिश्ते होने पर भी शर्म आ जाए। तभी अनुराधा जी ने अपने पति से कहा कि मुझे पता है आप भी बिजली के साथ मिल करके मुझे ही मेरे बेटे के नजरों में गिराना चाहते हैं, तभी आप भी मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। पर आप ही सोचिए कि आखिर एक माँ अपने बेटे के घर को तोड़ना चाहेगी? क्यों एक माँ अपने ही बेटे और बहू के बीच के संबंध को खराब करना चाहेगी? और क्यों एक माँ खुद होते हुए मैं दूसरी माँ को तकलीफ दूंगी? अनुराधा जी की ये नौटंकी अब बादल के पिता के सब्र का बांध तोड़ रही थी और अब जैसे ही अनुराधा जी के ऊपर हाथ उठाने वाले थे वैसे ही बादल ने बीच में आकर के उनका हाथ रोक लिया और दूर झटक दिया और कहा कि खबरदार, अगर आपने मेरी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं आपका ये हाथ उखाड़ करके फेंक दूंगा। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती हैं और ना ही किसी को करने देंगी। अपने बेटे की आंखों में माँ नाम की पट्टी बंधी देख करके बादल के पिताजी ने बादल से कहा कि भरोसे और अंधे होने में बहुत बड़ा फर्क होता है।
अरे एक औलाद होने के नाते तुझे अपनी माँ और बाप दोनों पर ही भरोसा करना चाहिए, पर तुझे तो सिर्फ अपनी माँ ही दिखती है। बाप का होना ना होना सब बराबर है तेरे लिए। और तेरी माँ नागिन है, नागिन, जो अपने ही औलाद को अपने दूध में जहर घोल करके पिला रही है। बात मान बादल, अभी भी वक्त है, और अपनी पत्नी बेला को मान सम्मान के साथ घर वापस ले आ, और बिजली को भी उसकी जिंदगी जीने दे बेटा, वरना तेरी ये माँ बेला की तरह ही बिजली को ही सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देगी, और तब तुझे बहुत ही देर हो जाएगी। अनुराधा जी ने देखा कि उनके पति ही उनके खिलाफ बादल के कान भर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को मारना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे तो जीने का हक ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये देख करके बादल अपनी माँ के पास गया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। तभी ज्योति अपने ससुर की तरफ गुस्से से देख करके बोली कि आप अपने बेटे को पत्नी का साथ देने के लिए कहते हैं, और आप खुद कैसे पति हैं जो अपनी पत्नी को ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले आप तो अपने और अपनी पत्नी के बीच संबंध को ठीक करिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। आप और बिजली दोनों ही बेला के लिए पागल हो गए हैं, जो बिना बात के बस माँ जी को परेशान करते रहते हैं। ज्योति की बात सुन करके और अपनी पत्नी का ये नाटक देख करके अब बादल के पिता के मन में बरसों की पड़ी भड़ास अब निकलने लगी, और उन्होंने अपनी पत्नी अनुराधा से कहा कि काश मुझे तेरे इस नाटक के बारे में पहले ही पता होता, तो मैं बेला की जगह पर तुझे धक्के मार करके घर से निकाल देता। और अगर शादी से पहले पता होता कि मैं शादी करके एक पत्नी को अपने साथ नहीं बल्कि एक नौटंकी को अपने घर ला रहा हूँ, तो जिंदगी भर कुंवारा रहता, पर तेरे से शादी नहीं करता। और तू जो ये हर बात पर बोलती है ना कि मैं माँ हूँ अपने बेटे की, और मैं माँ हो करके अपने बेटों का बुरा क्यों चाहूंगी, तो इस दुनिया में तेरी जैसी माँ ही है। अपने माँ होने का फायदा उठा करके अपने बच्चे की जिंदगी को नर्क बना देती हैं। ना तो उसे अपना बेटा ही बना पाती हैं और ना ही किसी का पति बनने देती हैं। बादल ये सुन करके अपने पिता से भी बहस करने लगा, लेकिन आज बादल के पिता चुप रहने वाले नहीं थे, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बादल, तुझे अपनी दोनों पत्नियों के लिए कुछ करना है तो कर, नहीं तो मैं बेला को लेने जा रहा हूँ। और वो इतना कह करके जाने लगे, तभी बादल ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बादल के पिताजी बादल के तेवर देख करके कहा कि जरूर कर सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। बादल ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आप ऐसा करने वाले होते कौन हैं? बादल के पिता ने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस घर का मुखिया हूँ और ये घर मेरा है, तो मैं अपने घर में कुछ भी कर सकता हूँ। तब बादल ने कहा कि आपका घर जरूर है, पर ये चलता मेरी कमाई से है, और आप इस घर के मुखिया नहीं बल्कि पूरे परिवार में एक बोझ हैं, जो बिना कमाए मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हैं। और अगर आप इस घर में बेला को लेकर के आए, तो मैं बेला के साथ साथ आपको भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन करके बादल के पिता का दिल भर आया था और उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने इसके आगे बादल से कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा करके बाहर की तरफ जाने लगे। बादल ने अपने पिताजी से कहा कि अगर आप अभी भी बेला को वापस लेने जा रहे हैं, तो ये सोच करके ही इस घर की दहलीज को पार करिएगा कि आप वापस आपके लिए इस दरवाजे कभी नहीं खुलने वाले हैं। पर बादल के पिताजी ने बादल की एक बात ना सुनी और वो चुपचाप घर के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ चले गए। इधर बिजली के लिए झूठी चिंता दिखाते हुए ज्योति ने बादल से कहा कि जेठ जी, आपको ये दोनों कहाँ मिल गए थे, और क्या ससुर जी बिजली को अस्पताल तक ले गए थे, और आप तीनों साथ कैसे आए? बादल ने कहा कि जैसे ही तुम्हारा कॉल आया तो मैं उस वक्त घर के पास अपने दोस्त के साथ किसी काम से आया था, इसलिए मुझे आज ऑफिस से घर आने में देर हो गई, और तुम्हारा फोन आते ही मैं तुरंत वहां से घर की तरफ निकला, तो मैंने रास्ते में ही पापा को ऑटो से बिजली को लेकर के जाते देखा।
बस फिर मैं भी पापा के पीछे पीछे चला गया और मैंने आगे जा करके गाड़ी रोक दी। फिर बिजली और पापा को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और अपने डॉक्टर दोस्त के हॉस्पिटल ले गया और उसने बिना कुछ पूछे ही बिजली का इलाज कर दिया। और उसने भी यही बताया कि बिजली का सही से खान पान न खाने की वजह से ये इसकी हालत खराब हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बिजली चाहती क्या है। एक वो बांझ बेला है जिसके पास ना तो बच्चा है और ना ही पति है, वो फिर भी खुशी खुशी रह रही है। और एक तरफ ये बिजली है जिसके पास बच्चा भी है और पति भी, फिर भी इसे इनकी कदर ही नहीं है। जब हम दोनों ही नहीं रहेंगे तब इसे हमारी कीमत समझ में आएगी। इतना कह करके बादल अपने कमरे में बिजली को लेकर के चला गया और जाते जाते ज्योति से अपने और बिजली के लिए खाना पहुंचाने के लिए कह गया। बादल के जाते ही अनुराधा जी और ज्योति दोनों ही बड़ी खुश हो गई। रात होने लगी थी और अब बिजली को भी होश आ गया था और बिजली ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने बादल को पाया। बादल ने बिजली को होश में आता देख करके तुरंत उसके लिए पानी का ग्लास लेकर के आया और उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद बादल ने बिजली को उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो बिजली ने उसे बताया कि वो अब ठीक है। उसके बाद बादल ने खाना की प्लेट बिजली के सामने रख दी और बिजली को खाने के लिए कहा। बिजली ने कहा कि अभी उसका मन नहीं है तो बादल ने बिजली से कहा कि आखिर क्यों तुम ये सब कर रही हो? क्या तुम्हें अपने बच्चे के लिए कोई मोह ममता नहीं है? अरे तुम क्यों उसकी जान लेने के लिए तुली हो? क्या तुम्हें मुझसे भी प्यार नहीं है जो तुम मुझे दुख पहुंचाने की एक नहीं बल्कि हर बार कोशिश करती हो? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चे का बाप हूँ? भला मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऐसा क्या करूँगा? तब बिजली ने कहा कि क्या बेला दीदी आपकी पत्नी नहीं थी? आपने तो उनके साथ इतना बुरा किया है, आपने बुरा करने की हद ही पार कर दी। तो जब एक पति अपनी पहली पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है तो वो दूसरी के साथ भी ऐसा कर सकता है। और बात रही बच्चे की तो आपको पता है मोह और ममता में क्या फर्क होता है। ममता जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी जान दे देती है और मोह वो जो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की जान ले लेती है। आपके और मेरे में बस इसी मोह और ममता का फर्क है। अपने बच्चे के लिए मेरी ममता है और आपको अपने बच्चे का मोह है, इसलिए आप अपने बच्चे को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। बादल समझ चुका था कि वो बिजली को कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो बिजली के सिर से बेला का भूत नहीं उतार सकता। इसलिए फिर बादल ने कुछ नहीं कहा और बेड के दूसरी तरफ जा करके लेट गया। बिजली भले ही बादल से कितनी नाराज थी पर वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसने जैसे ही अपने सामने खाने की प्लेट देखी तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। बादल का मुंह भले ही बिजली से दूसरी तरफ था पर बिजली का खाना सुन करके बादल के मन में एक सवाल उठने लगा कि माँ तो कहती हैं कि बिजली के सामने खाने की प्लेट रख दी जाए तो वो खाना फेंक देती है या फिर खाने को हाथ ही नहीं लगाती। पर जिस तरह से बिजली अभी खाना खा रही है उसे देख करके तो ऐसा लग रहा है जिससे बिजली कब से भूखी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खाना को न खाने की वजह से बिजली की भूख अब इतनी बढ़ गई हो कि अब उससे खाना देख करके भूख कंट्रोल ही ना हो रही हो और इसलिए वो ऐसे खा रही होगी। वरना मेरी माँ तो कभी मेरी पत्नी के साथ गलत कर ही नहीं सकती हैं, जबकि ये जानते हुए कि उसकी बहू के पेट में उसकी औलाद सांसें ले रही हैं। इधर बहुत रात हो चुकी थी और अभी बादल के पिताजी घर लौट करके वापस नहीं आए थे। अब अनुराधा जी को भी अपने पति की बड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उनको गए अब बहुत वक्त बीत चुका था और वो अभी तक घर लौट करके नहीं आए थे। अपने पति के इंतजार में अनुराधा जी बाहर हाल में बार बार चक्कर काट रही थी। अब उन्हें अपने पति की इतनी चिंता हो रही थी कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। अपनी सास को ऐसे परेशान देख करके ज्योति उनके पास गई और उनसे उनकी इस परेशानी का कारण पूछा तो अनुराधा जी ने ज्योति से कहा कि अभी तेरे ससुर जी घर लौट करके नहीं आए हैं। मुझे तो अब उनकी बहुत चिंता हो रही है कि जिस बादल ने उनसे बात की थी तो वो कहीं अपने साथ
कुछ कर ना लें, या फिर वो कहीं घर छोड़ करके तो नहीं चले गए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अब तक घर क्यों नहीं आए हैं। अब तक उन्हें तो घर वापस आ जाना चाहिए था। तब ज्योति ने कहा कि आप खामखा ही परेशान हो रही हैं ससुर जी के लिए। अरे वो कहाँ जाएंगे घर छोड़ करके? अरे ना तो उनके पास खाने के लिए पैसे हैं और ना ही अपना गुजारा करने के लिए कोई नौकरी है। तो फिर कब तक वो बाहर रहेंगे? जब पेट में चूहे रेस लगाएंगे तो वो खुद सामने से चल करके घर आ जाएंगे। तभी अनुराधा जी ने कहा कि और अगर वो सच में बेला के पास चले गए तो, और उसने उन्हें वापस लौट आने से मना कर दिया हो और अपने पास रोक लिया हो तो? ये सुन करके ज्योति ने अपने मन में खुश हो करके कहा कि इससे अच्छी और क्या बात होगी। तब तो ज्योति को ऐसे खामोश देख करके अनुराधा जी ने ज्योति से यही सवाल दोबारा पूछा तो ज्योति ने अपनी सास को दिलासा देते हुए कहा कि अरे माँ जी, आप भी ना कितना सोचती हैं। अरे आपको पता है कि बेला अब जिंदा भी है या नहीं? अरे जेठ जी ने जब से उसे घर से धक्के मार करके निकाला है तब से बेला को किसी को कुछ भी अता पता नहीं है। तो फिर ससुर जी कहाँ से बेला को ढूंढ लेंगे? आप मेरी बात मानिए, कल सुबह तक वो घर आ जाएंगे। और वैसे भी इस घर के सिवा उनका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। और अगर उनके अंदर इतना ही स्वाभिमान होता तो वो इतने दिन तक अपनी पत्नी की गाली खाते नहीं बैठे रहते। आप चिंता मत करिए, वो आ जाएंगे। जाइए, आप भी जा करके सो जाइए और मैं भी सोने जा रहा हूँ। ज्योति की बात सुन करके आज पहली बार अनुराधा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।